नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप। तो सबसे पहले रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, तो इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भारत और फ्रांस ने होराइजन 2047 फ्रेमवर्क शुरू किया है। तो अभी दोनों देशों के बीच में सहयोग का रिसेंटली फ्रेमवर्क कौन सा है, होराइजन 2047। होराइजन 2047 फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। होराइजन फ्रेमवर्क रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करना और 5 वर्ष तक शेंगेन वीजा जैसे विषय शामिल हैं। दोनों देशों ने सुरक्षा, गृह और लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 स्तंभों को अपनाया है। तो कौन कौन है, सुरक्षा, गृह और लोग। सिक्योरिटी, प्लेनेट और पीपल। सिक्योरिटी, प्लेनेट और पीपल 3 स्तंभों को अपनाया है। ये स्तंभ अगले 25 वर्षों के लिए दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध का मार्गदर्शन करेंगे। दोनों देशों ने विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग, तो मतलब न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को मजबूत किया है। अब इसके बाद है भारत फ्रांस के बीच में सहयोग के क्षेत्र। तो सबसे पहले है डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण। तो कैसे हो रहा है, भारत के साथ फ्रांस भारत के साथ रक्षा आधुनिकीकरण प्रयासों में सहयोग कर रहा है। ऐसा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सहायता से स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने और संयुक्त उद्यम को सक्षम बनाकर किया जा रहा है। जैसे फ्रांस भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा बड़ा निर्यातक है। P-75 स्कॉर्पियन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा राफेल विमान इसकी प्रमुख उदाहरण है। दूसरा है आर्थिक सहयोग। भारत में फ्रांस 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। इसने अप्रैल 2000 से 2022 के बीच में जो 22 वर्ष है $10 बिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा हाल ही में भारत के NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL और फ्रांस के लाइरा कलेक्ट के मध्य एक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य फ्रांस और यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI आधारित सेवाओं की शुरुआत करना है। ध्यातव्य है कि NIPL राष्ट्रीय भुगतान निगम के अधीन एक सहायक इकाई है। इसके बाद है आतंकवाद से निपटना। दोनों देशों ने संयुक्त व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को अपनाने के लिए मतलब CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अपनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा विकास को बढ़ावा देना। हाल ही में फ्रांस की विकास संस्था एजेंसी फ्रांस इस डे डेवलपमेंट ने भारत को 200 मिलियन यूरो आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी उपायों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग का समर्थन करना है। जलवायु परिवर्तन का सामना करना, तो इसमें कैसे सहयोग कर रहे हैं दोनों देश। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की शुरुआत की गई है। यह सौर संसाधन से संपन्न देशों के बीच सहयोग हेतु एक समर्पित मंच है। इसके अलावा सामरिक सहयोग, तो यहाँ पर कैसे सहयोग किया जा रहा है। फ्रांस भारत का सामरिक संबंध एक दूसरे की सामरिक स्वायत्तता के सम्मान पर आधारित है। तो मतलब जब हमारे रूस के साथ रिलेशनशिप थे तो फ्रांस ने हमें क्रिटिसाइज नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे कर रहे हैं दोनों देश। फ्रांस UNSC में स्थायी सदस्यता तथा संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है। इसके अलावा फ्रांस ने निम्नलिखित संस्थाओं में भारत को सदस्यता दिलाने में सहयोग किया है। सबसे पहला है MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, सेकंड है बासिनार अरेंजमेंट और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसके अलावा भूसामरिक, दोनों ही देश एक स्वतंत्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2018 में भारत और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग के लिए संयुक्त सामरिक विजन पर सहमत हुए थे।
इस रोड मैप के तहत दोनों देशों ने अन्य देशों के लिए हिंद फ्रांस विकास कोष गठित करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समूह गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत फ्रांस एक त्रिपक्षीय समूह संचालित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर मतलब इसका उद्देश्य क्या है, अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर तक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो एक त्रिपक्षीय सहयोग शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में, ठीक। अब देखते हैं भारत फ्रांस संबंध का कालक्रम कि हमारे देशों के बीच में संबंध किस प्रकार से आगे अभी तक ग्रो होते रहे हैं। सबसे पहले 1947 भारत ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। तो भारत ने सबसे पहले कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए, तो 1947 में। सेकंड है 1962 1954 की दिल्ली संधि के बाद 5 प्रमुख फ्रेंच बस्तियों को भारत को सौंप दिया गया। इसके अलावा 1998 रणनीतिक साझेदारी संबंध स्थापित किए गए। और अभी क्या हुआ है, होराइजन फ्रेमवर्क को साइन किया गया है 2023 में। तो यहां गया होराइजन फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से हमारे देश के बीच में दोनों देशों के बीच में संबंध लगातार चलते रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अभी जो हालिया फ्रांस में जो भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा हुई उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया, फिर क्या उसके आउटकम थे। तो सबसे पहले एकल उपयोग वाला प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। हिंद प्रशांत के लिए एक रोड मैप अपनाया गया है। इसके बाद है मार्सिले में भारत का महावाणिज्य दूतावास इंडियन काउंसलेट खोला गया है। इसके अलावा हैदराबाद में मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक। अभी मोदी जी कब गए थे, तो इनकी बास्टिल डे पर जो परेड थी उसमें मोदी जी ने शिरकत की थी। फ्रांस संधारणीय शहरों पर भारतीय कार्यक्रम के दूसरे चरण सिटीज 2.0 का समर्थन करेगा। इससे जर्मनी तथा यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से वित्त पोषित करेंगे। तो ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट अभी कोई विजिट में निष्कर्ष निकल के नहीं आए, इसलिए हम इनको याद नहीं करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला है फ्रांस चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल BRI में शामिल हो गया है। भारत ने हमेशा BRI का विरोध किया है क्योंकि BRI भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। तो बहुत बड़ा मतलब ये डेवलपमेंट हुआ कि फ्रांस BRI पहल में शामिल हो गया है। फ्रांस चीन की BRI पहल में शामिल हो गया है। राफेल विमान खरीद की डिलीवरी में विलंब हुआ है। तो इसके अलावा बिचौलियों तथा भ्रष्टाचार का भी इसमें आरोप लगा है। द्विपक्षीय व्यापार क्षमता से काफी कम है। फ्रांस के साथ व्यापार भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केवल 1.5% ही है। इसके अलावा जयपुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को लेकर तकनीक, वित्त और नागरिक परमाणु दायित्व संबंधी मुद्दे विद्यमान है। तो जयपुर में जो परमाणु संयंत्र लग रहा है उसमें अभी क्लियरिटी नहीं है और कई चीज़ों को लेकर इशू है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, दूसरा फाइनेंस और तीसरी बात है नागरिक परमाणु दायित्व। इन दोनों पक्षों द्वारा समर्थन किया जाना अभी शेष है, ठीक। अब हम आगे की राय क्या है। सबसे पहले रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना। तो कैसे किया जा सकता है, रुकी हुई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह, एक ज्वाइंट एक्शन ग्रुप या फोर्स बनाने की आवश्यकता है। यह समूह इन परियोजनाओं को पूरा करने से होने वाले पूरा करने में आने वाली बाधा को कम करने के लिए कार्य करेगा। दूसरी बात है यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता। तो कैसे हो सकता है, तो भारत फ्रांस के साथ अपने सकारात्मक संबंधों का भारत यूरोपीय संघ व्यापक व्यापार और निवेश समझौता BTIA को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। इसके अलावा है नागरिक समाज को आपस में जोड़ना। कैसे जोड़ सकता है, तो साझेदारी को मजबूत बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारत और फ्रांस नागरिक संबंधों को बढ़ावा दें। इसके अलावा है पीपल टू पीपल संपर्कों को मजबूत करना। तो भाषाई विविधता लोगों की आवागमन में एक बड़ी बाधा है। इसके लिए महत्वपूर्ण होगा कि शैक्षणिक संस्थानों
में फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया जाए। एक मजबूत साझेदारी के लिए व्यवसाय और पीपल टू पीपल संपर्क विकसित किए जाने की आवश्यकता होती है। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें हम फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित करें, जिससे लोग की जो भाषा संबंधी बाधा है वह दूर हो सकेगी और भारत के लोग फ्रांस में और फ्रांस के लोग भारत में ट्रेवल कर सकेंगे।